ओपनिंग नतीजों से पहले आप देखिए क्या शानदार चार्ट चेक स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिखेगा। मैं इसको जरा और इस तरफ कर देता हूं। एक अलर्ट देता हूं शैल जी, आपका वो इंडसइंड बैंक जो है वो डिहाई पर है और भारतीय एयरटेल की अगर आपने कॉल पूछी है तो स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब इस चार्ट चेक के बाद 630 की कॉल रख दीजिएगा प्लीज। चलिए 630 की कॉल रखते हैं क्योंकि वहां पर मोमेंटम अच्छा है। डायरेक्टर साहब इस चार्ट को हटा दीजिए, बस ये मुझे दर्शाना था कि आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। ऑल टाइम हाई पर अब भारतीय एयरटेल आपके सामने प्रस्तुत है नतीजों से पहले। 25 रुपए की कॉल है 630 की। बताइए जायसवाल साहब राय आपकी। देखिए मैंने जैसे पहले बोला कि यहाँ से 40 से 50 रुपए का आपको मिलेगा, तो आप एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आई थिंक बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेवल्स पे कैश के देता हूँ 594 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है शैल जी। तो अगर आपका केवल 2 दिन का ट्रेड है तो 594 के स्टॉप लॉस रखिए और 655 से 665 की टारगेट सेट करिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 दिनों में भारतीय एयरटेल टेस्ट करेगा, तब अपने कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं ज्यादा वो हैं नतीजों से पहले। भारती की हमने बात करी, डिवीज लैब पर हम लोगों ने बहुत लॉन्ग कॉल्स बटोरी हैं और स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस पर आपको मोहर लगाते हुए देखा है। डायरेक्टर साहब डिवीज लैब की कैंडलस्टिक चार्ट लाइए और जुड़िए मानस जायसवाल साहब से। मानस जी राय डिवीज लैब पर 3640 नतीजे हैं सैटरडे को, चार्ट आपको कैसा लगता है? देखिए 3 दिन में शैल जी एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है और आज इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर निकलने की कोशिश की है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप 2 दिनों का ट्रेड ले रहे हैं तो 2575 के स्टॉप लॉस रखिए, 3575 के स्टॉप लॉस रखिए, करंट लेवल पे खरीदारी करिए और ऊपर की तरफ 3800 तक के टारगेट पॉसिबल है 1 से 2 दिनों के अंदर। चार्ट है ना शैल जी जो आपने पकड़ा है डिवीज लैब, टिपिकल कर्व लिया, 50 डेमा से पुल बैक लिया, 100 डेमा से पुल बैक लिया, 50 डेमा को रीगेन किया, अब इसमें 20 और एक 10 का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ऐसे ब्रेकआउट्स को ऑप्शंस के जरिए भी खेलना चाहिए। आशीष डिवीज लैब की 3700 की कॉल, ये ऐसी कॉल है कि अगर जरा प्लीज इसकी 3700 की कॉल का प्रीमियम दिखाइए। हार्डली 146 पे ट्रेड करते हुए शैल जी ने मुझसे कहा कि जरा गौर फरमाइए इसकी ऑप्शन चेन पे, तो मेरे को एक रीजनेबल ऑप्शन लगा। आशीष आपकी राय, अगर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ खेलना हो तो 147 के प्रीमियम पर ये ऑप्शन कैसा है, बताइए। बिल्कुल, तो देखिए वीरेंद्र आज करीब 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन आपको डिवीज लैब के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर है और रिजल्ट के पहले जो ये बिल्डअप है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्टॉक कहीं ना कहीं 3850 की ट्रेजेक्ट्री को छू सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है 3700 के इस कॉल ऑप्शन को लॉन्ग पोजिशन बनाना चाहिए। 120 रुपए का स्टॉप लॉस, एक बहुत छोटा स्टॉप यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं 27 रुपए का, तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर पे आप रखिए। मुझे लगता है 190 तक की अपसाइड इस 3700 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए वीरेंद्र जी काफी सारी स्टॉक पिकिंग हो गई। मेरे ख्याल से पहला सौदा को समेटने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं और आप जो कारण पूछ रहे थे ऑटो स्पेस में तेजी का, वो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज की तरह स्क्रैपेज पॉलिसी पर चलता हुआ दिखेगा हमारे टिकर पर। रोहन जी से जुड़ते हैं दिल्ली से। रोहन जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बताइए तो क्या आपके पास आउटपुट आ रही है, क्या काउंटर्स हो सकते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी पर? चलिए फिलहाल स्क्रीन पर एक दो स्टॉक प्राइसेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी है उसमें राज्य की जिम्मेदारी होगी पॉलिसी लागू करने पर, और अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी रखना चाहते हैं तो उसको आपको 10 गुना ज़्यादा री रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। तो आई थिंक पुरानी गाड़ी को होल्ड करना, अब एक तो मिस्त्री के भी पैसे भी लगेंगे और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी बहुत लगेंगे। ये मोहब्बत होती है वीरेंद्र जी, इसके बारे में आपको क्या बताया, अभी आपकी उम्र कम है, लेकिन यूं समझिए कि फिलहाल एक दायरा आपको निकलता हुआ दिख रहा है और ये चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो री रजिस्ट्रेशन जी आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। ये प्री ओपन IPO लिस्टिंग होती हुई दिख रही है आपको फर्स्ट होम की। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 607 पे ट्रेड करता है, लेकिन जिस खबर पे हम फोकस कर रहे थे फिटनेस में फेल होने पर वाहन
को डे रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो आई थिंक शैली जो आपने खबर बताई ना, आई थिंक रोहन से तो खैर बाद में जुड़ेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं ऑटो स्पेस के लिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूं। रोड टैक्स का 10 से 25% हो सकता है ग्रीन टैक्स। पॉलिसी लागू करने के लिए जो जिम्मेदारी होगी वो राज्यों की होगी। आपके सामने 10 गुना बढ़ सकता है वाहन का री रजिस्ट्रेशन चार्ज। पुराने 2 व्हीलर्स और री रजिस्ट्रेशन चार्ज होंगे लगभग 1000 रुपये। और अगर आप कार्स पर नज़र डालना चाहें तो यहाँ का री रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा 5000 रुपये अगर आप पुरानी गाड़ी रखना चाहते हैं। फिटनेस टेस्ट सेंटर भेजे जाएंगे सारे पुराने वाहन, और फेल होने पर ये वाहन डी रजिस्टर किए जाएंगे। ये कुछ ब्रॉड कॉन्टूर्स हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के, जो आप अगले 10-1 दिन में आते हुए दिखेंगे। श्री नितिन गडकरी द्वारा आपको इसका कुछ फिलहाल पता चलेगा। ये आपके सामने न्यूज़ है जी। तो स्क्रैपेज पॉलिसी अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, उसकी कुछ बारीकियां यहाँ पर हैं। तो इसमें री रजिस्ट्रेशन चार्जेस में एक सब्सटेंशियल जंप होगा। खैर, निफ्टी को एक बार स्क्रीन पे लिखाइए शैलजी। निफ्टी अब प्रैक्टिकली डे हाई पर आ चुका है, मतलब जहाँ पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं 745। याद रखिएगा सुबह की अप्रोच थी 52 डिप्स, लेकिन अब क्या पार कर गया ये 734। अपना लॉन्ग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 710 720 के आसपास ले आइए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं टर्बुलेंस जोन में। मीनवाइल वो ऑप्शन जो डॉक्टर रेड्डीज का हमने लिया था दिवीज लैब का, माफ कीजिएगा, 158 होकर आ चुका है। एक स्टॉक पकड़ा है SRF 5545। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है शैल जी। वो पोस्ट अर्निंग जो डिप आया था ना, उसके बाद इसने अपना पहला बेस बनाया है 50 डेमा पर, और आज ये फर्स्ट टाइम साइडवेज 20 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आशीष, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि अभी लें, लेकिन क्या इसमें अब ग्रेजुअली स्ट्रेंथ आएगी, क्या ग्रेजुअली बाइंग आएगी, क्या ये लेवल एंट्री के लिए अच्छा है क्या? अच्छा, चंदन मेरे साथ जुड़े हैं मेरे ख्याल से, माफी चाहूंगा। चंदन, आपकी राय क्या होगी SRF पे? और 10 कदम में आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद वीरू। बाजार का जो मोमेंटम है वो बरकरार है, और हम बाजार में न्यू लाइफ टाइम हाई के लेवल को वेलकम करने के लिए वापस तैयार है। और ओवरऑल आप देखोगे SRF पे, तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से इतना मोमेंटम नहीं था मार्केट के साथ में, यहाँ पे कोई बड़ा परफॉर्म नहीं बना था। बट अच्छी बात यह है कि काउंटर ने मल्टीपल बॉटम्स बना दिए थे। आप देखोगे पिछले 6-7 दिन में इस स्टॉक ने 5250 से लेके 5300 के जोन को मल्टीपल सपोर्ट बनाया। नतीजों के बाद काउंटर गिर के अपने आप को होल्ड किया, और अब कहीं ना कहीं अपने 50 डेमा को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि कल का हाई अभी 5580 है, वो निकलेगा तब वापस बड़ी तेजी आएगी, बट एज ऑफ नाउ उस लेवल को छूने की क्षमता रख रहा है। तो 5450 5430 के जोन को छोटा सा सपोर्ट बनाना चाहिए। ऊपर में 5580, और अब 5580 निकलने के बाद 6000 तक के लेवल यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है चंदन थपड़िया साहब की तरफ से। चंदन जी, हम लोग एक रिकॉर्ड हाई निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं 14750 के आसपास। इंडेक्स 51 पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 51 अंक ऊपर। बताइए क्या रणनीति रहेगी आपकी निफ्टी पर? लगातार तीसरे दिन तेजी, और लगभग अब मेरे सामने 1100 पॉइंट आप ऐड कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अभी 2-3 मिनट पहले निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई बना दिया था। पुराना हाई इसका लगभग 11753 था, और अभी लगभग इसने 11754 के आसपास के लेवल बनाए हैं। तो नई हाई है, नई ऊंचाई की बधाई हो। और हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार में अब जो नेक्स्ट लेवल है वो सीधा 15000 की तरफ बन रहा है। तो जिस हिसाब से नीचे में पिछले 2-3 दिन से रिकवरी हुई है और बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पे 14500 का ट्रेलिंग रखना चाहिए। बाय ऑन एनी डिक्लाइन की रणनीति के साथ कामकाज करें। ऊपर में यहाँ पे 15000 के लेवल दिखेंगे। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे भी अच्छा मोमेंटम है, और अब वहां पे 33500 के सपोर्ट से 35000 35200 के टारगेट बनने चाहिए। तो 15000 निफ्टी और 35200 बैंक निफ्टी की तरफ अब नेक्स्ट मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। चंदन जी, आपका एक फेवरेट काउंटर रहा है सिएट। यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट मैं ट्रैक कर रहा हूं। स्टॉक लगभग मई 2018 के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। जब तक डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रात लेके आते हैं सिएट का प्राइस, आप बताइए क्या रणनीति है आपकी इस काउंटर पर? अब लगभग 4.5% की तेजी देख रहे हैं आप।
बिल्कुल सीएट काफी अच्छा एक मूव दिखा रहा है यहाँ पे, और टेक्निकली आप देखोगे तो डेली चार्ट में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। काउंटर में लगभग 1585 का मल्टीपल हर्डल है, पिछले 1565 का मल्टीपल हर्डल है जो पिछले 6-7 दिनों से काउंटर पार नहीं कर पा रहे, और अभी जस्ट उस लेवल को निकला है। सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पूरे ऑटो एंसिलरीज में मोमेंटम है, तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है कम से कम 8 से 10% की रैली इस काउंटर में बननी चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदे 1545 का सपोर्ट, ऊपर में 1620 1650 तक के टारगेट सीएट में बनेंगे। और सीएट के अलावा सारे के सारे टायर कंपनीज में यहाँ पे मोमेंटम और स्पीड देखने को मिलेगी, तो मोशन का दूसरा नाम सीएट रहेगा और यहाँ पे 1630 के टारगेट हासिल होने चाहिए। ये आपके कहते ही जेके टायर में तेजी शुरू हो गई 131.60। चंदन जी, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। फिलहाल इंडसइंड बैंक पर यह काउंटर आपके सामने मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट बहुत ही शानदार। आज बताइए राय इंडसइंड बैंक पर। बिल्कुल बड़ा ब्रेकआउट है, मोमेंटम रहेगा, हाई बीटा काउंटर है, लॉन्ग बिल्टअप के साथ शॉर्ट कवरिंग है, तो पोजीशन को होल्ड करें। 1035 के स्टॉप लॉस से 1100 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय आपको दो काउंटर्स पर दिख रही है जहां पर कम से कम ब्रेकआउट्स आपको सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले पकड़ते हुए दिखे। 1000 के नीचे हमने बात करी थी इंडसइंड बैंक पर, और लगभग 1540 के आसपास आपने राय ली थी सीएट की। अब जुड़ते हैं अपने पुराने और परम मित्र श्री सुनील सिंघानिया साहब से। पिछले 3 दशक से फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आपकी धूम है और बहुत ही शानदार स्टॉक पिकर हैं। ये बात इनके मित्र ने मुझे बताई थी कि एक साल में सुनील सिंघानिया साहब कम से कम 5000 बैलेंस शीट पढ़ते हैं। सोचिए आप किस तरीके का दिमाग होगा स्टॉक पिकिंग में। सुनील जी, स्वागत है आपका। मैंने नंबर कम तो नहीं बताया ना बैलेंस शीट का? नहीं, 5000 बहुत ज्यादा बता दिया सर। 1500 बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, 5000 कंपनी तो लिस्टेड ही नहीं है सर। नहीं तो आप बैलेंस शीट 2-3 बार भी तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो 1500 बैलेंस शीट्स हर साल आपको सुनील सिंघानिया साहब पढ़ते हुए दिखते हैं, और उसका जो प्रोसेसिंग है वो दिखता है स्टॉक पिकिंग में। सुनील जी, आजकल आप बहुत फेमस एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाते हैं अबैकस पीएमएस के नाम से। बताइए, 2 दिन हो गए बाजार को, शानदार हमने तेजी देखी। किस हिसाब से आपने प्रोसेस किया बजट को, और अब क्या रडार पर आता है आपकी स्क्रीन में? पहला तो जो रनअप हुआ है पोस्ट बजट, उसके काफी कारण है। ऑलरेडी आपके चैनल पे विशेषज्ञों ने उसको डाइसेक्ट कर दिया है, बट मेरा ये 2 बिट रहेगा। एक तो पोजीशनिंग बहुत लाइट है मार्केट में। जब से बाजार पोस्ट कोरोना थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इंडियन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बाजार से धीरे धीरे अपना एक्सपोजर कम करते जा रहे हैं। तो जब भी बजट का जो दिन था तब तक आई थिंक पोजीशनिंग वाज वेरी लाइट, और बजट एक ऐतिहासिक बजट था। फ्रॉम एन अकाउंटिंग काइंड ऑफ अ बजट, हम ये थोड़ा विजनरी काइंड ऑफ बजट इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे जो फोकस है कि अपने को अभी भारत को एकदम 7-8% जो जीडीपी ग्रोथ रेट वी डिजर्व, उस लेवल पे हमको लेके जाना है। और आई थिंक उसको देखते हुए ऑब्वियसली जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट बरकरार है। ऐसा नहीं है कि बजट के दिन हमने 2-2.5 हजार पॉइंट की तेजी देखी, उसके बाद में एक बड़ा रिएक्शन है, वैसा नहीं हुआ। कल भी आपने देखा मार्केट बहुत स्ट्रांग था। आज थोड़ा सा मार्केट एक बार हल्का सा डिप हुआ, लेकिन फिर से बहुत स्ट्रांग हो गया। और आप देखेंगे तो बैंक्स है, थोड़े इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे सीमेंट है, ऑटो है, ऑटो एंसिलरी है, इवन इंजीनियरिंग कंपनीज है, उसमें काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। साथ में यूएस में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में आज काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड रैली, और ये रैली में अभी काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं क्योंकि एक्सपोजर अभी भी बहुत कम है। सर, एक चीज पूछना चाहूंगा कि इंडेक्स को देखकर, अमूमन 14,500 के इस इंडेक्स को देखकर, 14,700 के इंडेक्स को देखकर, जिसको हमने मार्च में 7,500 पे देखा था, रिटेल यही कहता है दैट्स इनफ, बहुत कुछ हो गया, ये तो टॉप बन गया, ये तो टॉप बनने वाला है। ये बाजार कहाँ खड़ा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स? उससे आगे खड़ा हुआ है या फिर उससे पीछे खड़ा हुआ है? और इसी को देखते हुए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ पैसा बनेगा, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर इसमें अभी भी एंट्री करेंगे तो? देखो, अगर बाजार सिर्फ मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता तो कितना आसान होता हम सबके लिए। लेकिन अभी आप देखिए अर्निंग्स की जहां तक बात है ना, अभी ट्रेलिंग बेसिस पे अर्निंग्स जो पीई है अपने दिखता है 35 टाइम्स,
लेकिन आप थोड़ा इसको अच्छे से एनालिसिस करिए। मार्च में जब भी कोरोना हुआ उसके बाद में ये एक्सपेक्टेशन था कि इस साल जो FY21 है अर्निंग्स 25% डिग्रोथ होंगे। फिर जून के नंबर आए, थोड़ा अर्निंग्स अपग्रेड हुआ, सितंबर के नंबर्स के बाद में काफी अपग्रेड हुआ, और दिसंबर के बाद में तो अर्निंग एकदम ही लाजवाब आ रहे हैं। तो अब जो एनालिस्ट बोल रहे थे कि FY21 में अर्निंग्स 25% डिग्रोथ होगी, वही एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी FY21 में अर्निंग्स में 15% का ग्रोथ आएगा। तो ये 40% का स्विंग हो गया करीब करीब 6-7 महीने में। और FY21 और FY22 और FY23 में अगर आप जाएं तो FY23 पे अभी अर्निंग्स जो पी मल्टीपल है वो 18-19 टाइम पे आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई पी पे है। हाँ, 10% लॉन्ग टर्म एवरेज से पी ज्यादा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें काफी शेयर ऐसे हैं जो 70-80 पी पे चल रहे हैं, और हमारा व्यू है कि आप वो शेयर को भूल जाइए, वो शेयर में कोई आपको रिटर्न बनने नहीं वाला है, और बाकी आप शेयर देखेंगे तो आपको 15-17 पी में काफी शेयर मिल रहे हैं और अच्छी ग्रोथ के साथ में। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट में जो बजट में जो प्रपोजल्स रखे हैं, अगर उसका 50-60-70% भी इंप्लीमेंट हो जाता है तो देयर इज अ बिग स्कोप ऑफ अर्निंग्स अपग्रेड। तो आई थिंक ये जो सिनारियो है ना, जो लास्ट 6-7 साल में हम कंटिन्यूसली अर्निंग्स डाउनग्रेड के सिनारियो में थे, अब एटलीस्ट आवर व्यू इज दैट कि नेक्स्ट 3-4 साल में ये अर्निंग्स अपग्रेड का एक सिनारियो बनते जा रहा है। और उसको रहते हुए अगर आपका व्यू है कि डिसेंट रिटर्न कमाना, डिसेंट रिटर्न वुड बी 10 to 17-18%, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर आपको 50% कमाना है तो हर साल 50% आप नहीं कमा सकते हो, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप लकी हो, आप बहुत स्मार्ट ट्रेडर हो, तो मे बी आप उतना पैसा कमा सकते हो कंटिन्यूसली, बट इन्वेस्टमेंट करके अगर आपका व्यू है कि 10-15% मेरे को हर साल मेरा आराम से बनते रहे, तो अभी भी बाजार में बहुत दम है। जी, तो सुनील जी बताइए, 15 से 17% कंपाउंडर्स कहाँ है बाजार में? आप तो बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और हमारे दर्शकों का, लॉन्ग टर्म निवेशकों का बहुत भला होगा अगर आप 2-3 नाम शेयर करें इस स्पेस में से। सिर्फ 15% CAGR अगले 5 साल। देखो, मैं स्टॉक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन कंप्लायंस। हमारा पोर्टफोलियो पब्लिक है, उससे मिल जाएंगे नाम, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी थीम बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैंने आपको कहा कि ये पूरा अभी जो लास्ट 3-4 साल का जो बहाव है पूरा इकोनॉमी सेक्टर की तरफ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी IT सेक्टर में बहुत दम है। जिस हिसाब से IT स्पेंडिंग ग्लोबली हो रही है, आई थिंक ये अच्छा मौका है ये सॉफ्टनेस में, जहाँ पूरा बाजार एक बीटा खेलने में लगा हुआ है। हमें शेयर्स अभी भी प्री बजट लेवल पे मिल रहे हैं काफी जगह। तो आई थिंक IT वुड बी वन सेक्टर विच विल इंक्लूड डिजिटल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ऑन जो बीटा है उसमें आई थिंक अभी भी कॉर्पोरेट बैंक्स जो कहते हैं उनमें बहुत दम है, और मेरा हरदम है ना PSU बैंक्स पे थोड़ा व्यू नेगेटिव रहा है, लेकिन हमारे पास 2 PSU बैंक हैं, एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और एक दूसरी PSU बैंक जो अभी रिसेंटली QIP की थी। वो दोनों PSU बैंक में हमें लगता है कि जो जिस हिसाब से जो रंगढंग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ NPA कंट्रोल और रिकवरी का, ये दोनों PSU बैंक हो सकता है डबल भी हो जाए। इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर में यस बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक ही मैं कहना चाहूंगा कि उसमें आप बेस्ट क्वालिटी कंपनी में रहिए, उसमें आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बिकॉज सेक्टर हाई बीटा है, और वो हाई बीटा में फिर आप हाई बीटा प्रमोटर में जाएंगे तो कभी कभी है ना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हाई बीटा सेक्टर में ऑलवेज स्टे विद द बेस्ट क्वालिटी। क्या बात है। तो कम से कम ये सबको जग जाहिर है कि कौन सा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और कहां पर कुछ समय पहले एक बहुत जबरदस्त QIP आया था जहां पर बहुत स्ट्रांग डिमांड थी। सुनील जी, इसी बात पर चर्चा करते रहेंगे। बात इस बात की भी हो रही है कि इंश्योरेंस स्पेस में आपने 74% FDI अब चार्ट पर आता हुआ देखा है, और एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको प्राइवेटाइज होती हुई दिखेगी। आप उत्साहित हैं इस सेक्टर से, और क्या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हो? जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है ना, वो एक एन्युइटी सेक्टर है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया में अभी भी अंडर पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, एक रियलाइजेशन है, एक अवेयरनेस है। कोरोना के बाद में इनफैक्ट थोड़ा सा एक ये भी लोगों को लगने लगा कि फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक रीजनेबल साइज ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए। इंडिया में ना लोगों के पास इंश्योरेंस है लेकिन बहुत ही छोटा है। जिसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए उसके पास 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। तो आई थिंक ये रियलाइज हो गया कि हमें ना अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेक्टर।
प्लस इंश्योरेंस सेक्टर ऑल्सो इज अ बेनिफिशियरी ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्केट, क्योंकि इंश्योरेंस के पास जो सरप्लस पैसा रहता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर इक्विटी मार्केट अच्छी हो तो वहां से भी उनको अच्छी इनकम आती है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेक्टर। जहां तक गवर्नमेंट का डिसीजन है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करना, LIC का IPO करना, और मैं देख रहा था लास्ट 2-3 दिन में अक्रॉस डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर एक बात सामने रख के आई है कि गवर्नमेंट अब बहुत क्लियर है कि एकदम ही जो स्ट्रेटेजिक नेचर की कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर में, सिर्फ उसी को वो नेशनलाइज करके रखेंगे, बाकी सबको वो प्राइवेटाइज कर देंगे। तो आई थिंक हमने देखा है एक कंपनी बहुत साल पहले प्राइवेटाइज हुई थी, हिंदुस्तान जिंक, उसके बाद में वो कंपनी का पूरा हुलिया चेंज हो गया। आई थिंक ये पॉसिबल है कि काफी ऐसे जेम्स निकले हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में से जिसमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आए। लेकिन क्या है ना, लास्ट साल 2 साल में गवर्नमेंट ने काफी कंपनियों को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। एक भी कंपनी इसमें से अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती स्ट्रेटेजिक वे में, तो आई थिंक ये पूरा पब्लिक सेक्टर रीरेट हो जाएगा। हमारा एक्सपोजर अभी भी कम है, बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वी विल वेट फॉर एक्चुअल एक्शन। 10 का 15 में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका व्यू है कि वो 30-40 होने वाला है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, चलिए सर, आपका आना, आपकी ये बातचीत हमारे लिए बहुत शुभ रही। स्क्रीन पर जरा प्लीज सुनील सर को रखिए स्क्रीन पर, और एक तरफ रखिए निफ्टी का चार्ट। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर इंडस्ट्रीज। निफ्टी के लिए ये नया शिखर है, करीब 14,775। सर, एक चीज और है, अगर आप देखिए इस सरकार के कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहे हर क्षेत्र में। हमें ऑटो में देखिए, जब फास्टैग लाया गया था तो लाइनों में खड़े होकर हमको लगता था कि ये क्या हो गया है। अच्छा, अब नई स्क्रैपेज पॉलिसी, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी आपका किसी भी कल्चर को बदल देती है। ये स्क्रैपेज पॉलिसी ऑटो के लिए क्या होगी? और ऑटो अभी भी अगर आप देखिए अपने ऑल टाइम हाई से काफी डिफरेंशियल के साथ ट्रेड कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है। आपकी अप्रोच सर ऑटो पे? हमारा एक्चुअली एक्सपोजर ऑटो में काफी कम है और वो हमारी गलती रही है। ऑटो सेक्टर में डिमांड डेफिनेटली बहुत जोर से आएगी और ये स्क्रैपेज पॉलिसी विल बी अ कैटलिस्ट। आई थिंक लो इंटरेस्ट रेट्स भी एक कैटलिस्ट है, क्योंकि आपका जो EMI है, आप गाड़ी खरीदते हो या 2 व्हीलर खरीदते हो या इवन कमर्शियल व्हीकल खरीदते हो, वो करीब 15 से 20% नीचे है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। लेकिन मेरा एक ही हरदम मेरे को रहता है कि ये वर्ल्ड है ना, डिसरप्शन का वर्ल्ड है। इसमें जो भी सेक्टर में अगर डिसरप्शन आ सकता है, वो सेक्टर को थोड़ा सा अपने केयरफुली रहना चाहिए। आज टेस्ला ने डिसरप्शन कर दिया है। टेस्ला का मार्केट क्या है, बाकी सब कार कंपनियों को मिला लें तो भी उससे ज्यादा है। तो मेरा ये व्यू है कि ये पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट जो पैसेंजर कार है उसमें काफी डिसरप्शन आ सकता है, तो गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, लेकिन हो सकता है कि दूसरी टाइप की गाड़ियां ज्यादा बिके। तो मैं थोड़ा सा उसमें केयरफुल हूँ। वैसे ही ऑटो एंसिलरी जो इंजन बनाती है, कार्बोरेटर बनाती है, अगर ये EV व्हीकल मेन स्ट्रीम हो गया तो उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। So I think auto is a good sector. I would be more positive on the commercial vehicle and the tractor side of auto, rather than on the passenger vehicle side. क्या बात है? आपने एक फास्टैग की बात की। I think ये इंडिया का जो पूरा जो नक्शा है ना, ये डिजिटाइजेशन पूरा चेंज कर देगा। आज डिजिटाइजेशन की वजह से करप्शन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। आज आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो, आपको अपने आप रिफंड आ जाता है, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। आपका फोन को कनेक्शन चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट 2 दिन में आने लग गया। फास्टैग के वजह से आपका डेली बेसिस पे जो टोल कलेक्शन है वो 30-35% बढ़ गया, क्योंकि करप्शन इनएफिशिएंसी कम हो जाती है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू ड्राइव द फ्यूचर ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। चलिए, जो लोग भारत के आने वाले समय पर बुलिश नहीं रहते, वो कभी भी भारतीय बाज़ारों में पैसा नहीं कमा सकते। ये मेरा लगभग एक्सपीरियंस रहा है पिछले 25 सालों में। और जब भी मैं सुनील जी से मिलता हूँ, वो हमेशा इस बात को ध्यान में देते हैं कि यहाँ से ज़्यादा बेहतर आपको कंपाउंडर्स नहीं मिलेंगे। कोशिश 50% रिटर्न की नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सिर्फ 15 से 17% कंपाउंडर्स की, जो अगर आपके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि में है
तो आप बहुत शानदार तरीके से भारत में पैसा कमा सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन का रास्ता वही है। सुनील जी, अनफॉर्चुनेटली समय कम है, लेकिन आपसे बात कर कर हमेशा ऐसा लगता है कि 2 नई चीज़ें सीखी। आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे जुड़े रहेंगे, आपके पोर्टफोलियो को और खंगाल के देखेंगे। उसमें ज़रूर पहले 5 में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको मल्टी बैगर्स दिखेंगे। नाम आपने लिए नहीं, लेकिन मैं एक बार आपसे चेक करके आपके नाम पर ये स्टॉक्स हम लोग चर्चा में करते दिखेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और जैसे ही आप आए स्क्रीन पर निफ्टी ने एक रिकॉर्ड हाई लगाया, तो इसको हम लोग गुड लक मानकर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चलिए जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपने सीएट पर राय दी, और देखिए क्या शानदार तेजी आपको जेके टायर पर बनती हुई दिखती है। वापस डायरेक्टर साहब जरा सीएट का चार्ट लाइए और उसके साथ साथ लगाइए जेके टायर का काउंटर। यहां की तेजी भी आपको सीएट को पिछाड़ती हुई दिखेगी। राय आपकी चंदन जी जेके टायर पर? बिल्कुल, ऑटो में यहाँ पे मोमेंटम है और जेके टायर भी काफी अच्छा पैटर्न बना रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है और 3-4 दिन का जो हर्डल है वो सरपास किया है। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, तो यहाँ पे 129 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं 142 146 तक के लेवल बनने चाहिए। तो सीए, जेके टायर, सारे टायर कंपनीज में यहाँ पे पॉजिटिव मूव है। वीरेंद्र जी, बहुत शानदार तेजी मेटल स्पेस में आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब लाइए टाटा स्टील का चार्ट, 656 आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लाइए जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट, आपके सामने 398। देखिए जिंदल स्टील आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 283। बहुत ही शानदार रैली आपको दिखेगी स्टील अथॉरिटी में 62 रुपए। वीरेंद्र जी, आप कोई शानदार ऑप्शन ट्रेड निकालिए टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील में। तब तक मैं चंदन जी से जुड़ता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं। दीजिए शैल जी, एक काम कीजिए, बताइए। जेएसडब्ल्यू स्टील की 400 की कॉल वो स्क्रीन पे रखवाई दीजिए, खामखा देर हो जाए तो। चलिए चंदन जी, जेएसडब्ल्यू स्टील की 400 की कॉल पर मोहर लगाते हुए वीरेंद्र जी दिख रहे हैं, राय आपकी? बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल मोहर रहेगी और सबसे अच्छा मेटल काउंटर यहाँ पे मोमेंटम में जेएसडब्ल्यू स्टील ही रहेगा। काउंटर में आप देखोगे काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है, ऑप्शंस में भी काफी अट्रैक्शन है। अब चार्ट को देखें तो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल के और डेली में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 400 की कॉल को बिल्कुल लेना चाहिए। इस कॉल में काफी अच्छा बाइंग अट्रैक्शन देखने को मिला है। लगभग अभी 16 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, ले 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 25 से 26 रुपए तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील की 400 रुपए की कॉल में होनी चाहिए। कॉल को अगर आप देखिए, कॉल बोलती ही चल गई, आई मीन 15.90 पे थी, अब 17.25 पे। इंडेक्स डे हाई पर है। मेरी मॉर्निंग की कमेंट्री का एक लेवल स्क्रीन पे लाकर रख दीजिएगा प्लीज। 2 लेवल थे ऊपर, जैसे ही हम 750 को पार करेंगे वी विल रीच 787, 783 डे हाई है। इसके बाद हमें 787 पर नजर रखनी है शैल जी, और 818। और याद रखिएगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई के 10 पॉइंट नीचे, यानी अगर 443 पे रख लें, यानी सॉरी ये 743 पे रख लें तो गलत नहीं होगा शायद। चलिए, तो वीरेंद्र जी, आपने बात करी थी स्टॉप लॉस की। मैं आपके सामने 2 चार्ट्स और लेना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी बोलिए सर। एलएनटी पर नजर डालें। आपके सामने दिन का ऊपरी सतह 1551। चंदन जी, एलएनटी पर तो आप पोजिशनल कॉल दीजिए, बताइए क्या लग रहा है? रिकॉर्ड हाई आपके सामने अभी ध्वस्त होता हुआ दिखेगा चार्ट्स पर ही एलएनटी में। बिल्कुल, 3 दिन से लगातार इस काउंटर में हम पॉजिटिव मोमेंटम है और हमारा मानना है कि ये काउंटर जो एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफी बड़े शॉर्ट्स भी थे, वो भी कवर देखने को नजर आए। डेटा सेटअप काफी पॉजिटिव है। लगभग 1600 के टारगेट के लिए काउंटर तैयार है। 2 दिन पहले स्विंग हाई इसने 1503 में बनाया, वो तो निकाल ही देगा। और तो कहीं ना कहीं 1503 में 1600 तक के अपसाइड यहाँ पे बन रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए आप 1510 के सपोर्ट रख सकते हो, तो पॉजिटिव मूव यहाँ पे बनना चाहिए। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर एलएनटी और एलएनटी फ्यूचर्स लाइए। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम डेवलप होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स का प्राइस है लगभग 1557 और कैश का प्राइस है मेरे सामने 1548। तो प्रीमियम पर चलते हुए आपको दिख रहे हैं। और अगर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है बाजार में इस लेवल पर, तो एक मजबूत कंधा होगा एलएनटी, जिस पर आप इस तेजी को बढ़ते हुए देखेंगे ऊपरी सतह पर। वीरेंद्र जी, कोई निफ्टी और निफ्टी प्रीमियम में डिफरेंस है क्या फ्यूचर्स में? आप देखिए मेरे सामने 14805 के पार निफ्टी फ्यूचर्स अब आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 14 यानी 25 पॉइंट का प्रीमियम है, यानी कल की क्लोजिंग प्रीमियम से भी कम है। दैट मींस स्पॉट अगेन स्ट्रांग है। हाँ, तो स्पॉट अगेन स्ट्रांग है जी। तो
तो यही बात आप एक बार और रिपीट कर दीजिए जो आपने कल शाम को कही थी कि डिलीवरी उठती हुई दिखी। जी शैल जी, एग्जैक्टली अगर आप देखें जब प्रीमियम कम होता है बहुत रनिंग मार्केट में, तो इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि स्पॉट चेस कर रहा है फ्यूचर्स को, यानी स्पॉट नीचे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, जो कि अच्छी डिलीवरी बाइंग का संकेत होता है। तो 6200 करोड़ रुपए की फिगर आ गई ना, वो जेएसडब्ल्यू स्टील की कॉल 18 पे आ गई। शैल जी क्या बात है, जेएसडब्ल्यू स्टील की 400 रुपए की कॉल आप स्क्रीन पर लेके आइए। 15 रुपए 80 पैसे पर थोड़ी ही सेकंड पहले आपको मोहर लगती हुई दिखी थी चंदन तपड़िया साहब की तरफ से, और उस कॉल के जनक थे श्री वीरेंद्र जी। तो बहुत ही शानदार तेजी फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर मेटल स्पेस में। मेटल आपने अच्छा पकड़ा, जिंदल स्टील भी डे हाई पर। ये सब कृपा है जो ये लैपटॉप है ये सॉफ्टवेयर है बहुत जबरदस्त। अगर यहाँ पर आप तेजी देखें तो वो देखते ही बनती है। वीरेंद्र जी, मैं बहुत समय से एक लाल निशान ढूंढ रहा हूँ, एक भी नहीं आया, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जब से बाजार खुला है 9 बजे से 10:25 तक। ये है तेजी का माहौल। फार्मा ने शुरू में हमको कुछ देर बेड पे स्ट्रेचर पे रखा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तो चलिए, आज है डिफेंसिव स्टॉक्स का दिन। आपने बहुत ही शानदार पकड़ी तेजी फार्मा स्टॉक्स में। डिवीज लैब देखिए, औरोबिंदो फार्मा देखिए, सिप्ला देखिए, ल्यूपिन देखिए, यहाँ पर आपने लॉन्ग कॉल्स का लुत्फ उठाया। आईटी सेक्टर देखिए, आपने वहाँ पर लॉन्ग कॉल्स ली एल&टी टेक्नोलॉजीज और एल&टी इंफोटेक पर। ई क्लर्क्स पर बहुत ही शानदार मोमेंटम एनआईटी पर आपको आता हुआ दिखा। ये तो थे 2 डिफेंसिव फार्मा काउंटर्स। चंदन जी, कोई 1-2 स्टॉक्स अगर आप राय देना पाएं जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखता है? बिल्कुल, एक काउंटर हमारी रेडार पे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, डेली वीकली हर लेवल पे काउंटर में मोमेंटम बना हुआ है। मंथली चार्ट पे मल्टीपल मंथ्स का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखा हुआ है, और पूरे हेवीवेट्स हाई बीटा काउंटर में अप मूव है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काउंटर ऑलरेडी चल चुका है, बट अभी भी ले। 1385 का स्टॉप लॉस, 1460 1480 के टारगेट। और दूसरा फोकस रहेगा एक कोफोर्स आईटी काउंटर से। कोफोर्स देखिए यहाँ पे बॉटम आउट हो रहा है काउंटर, और यहाँ पे वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके एनगल्फिंग पैटर्न बना के 50 डेमा को सरपास कर रहा है। तो यहाँ पे 2480 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 2620 तक के टारगेट रहेंगे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट और कोफोर्स 2 नए स्टॉक्स रहेंगे जो अब हमारी रेडार पे है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स का। चंदन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और एक से एक बेहतरीन ब्रेकआउट्स को और मजबूत करने में आपने हमारा साथ दिया। चलिए, अब प्रदीप जी मुस्तैद हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन को आगे ले जाने के लिए। प्रदीप जी, रिकॉर्ड हाई आपके लिए निफ्टी पर, रिकॉर्ड हाई सेंसेक्स पर, और रिकॉर्ड हाई में और मजबूती निफ्टी बैंक पर। बाकी कगार आप संभालें। बिल्कुल शैल जी, अगर आप आज सुबह बात करें ट्रेडर्स से, एनालिस्ट से जो इस समय स्क्रीन के सामने है, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बुल्स का समय भी शुरू हुआ है। जी तो अभी तो आप तेजी पूरे ब्रॉड मार्केट में आज देखिए जिस तरह से आते हुए देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स कल पीछे था, आज 1.25 से 1.5% की तेजी दिखा रहा है, यानी निफ्टी से करीब करीब दुगनी तेजी वहां पे है। अगर आप पूरे बाजार पे नजर डालें, 7 में से 5 स्टॉक ऊपर हैं, अगर 2 में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है, क्योंकि वो बहुत चल गए थे पिछले 2 दिनों में, तो कहीं कहीं थोड़ी मुनाफा वसूली है। ऐसे में आपके पास कौन सा शेयर है? क्या आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं? आप अपने सवाल तुरंत पूछिए, हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। और आपको ट्विटर पे अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करना है और हमें टैग करना है #AskAwazCash या #AskAwazFNO लिख करके। हम आपके सवालों के जवाब देंगे तुरंत। आप फटाफट अपने सवाल भेजिए, तब तक इस वक्त की बड़ी खबरें।